नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट पर आधारित 8वें वेबिनार को करेंगे संबोधित। बुनियादी ढांचा और निवेश पर करेंगे बात। बजट की घोषणाओं के क्रियान्वयन में हितधारकों के बेहतर तालमेल के लिए स्वयं प्रधानमंत्री ने की थी पोस्ट बजट वेबिनार की परिकल्पना। उपभोक्ता मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब सोने की बिक्री के लिए अनिवार्य हुई हॉलमार्क की मुहर। 31 मार्च 2023 के बाद नहीं बिक सकेंगे बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने। नए नियम के तहत सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही होंगे मान्य। फेक न्यूज पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जताई चिंता। बोले, अपने दृष्टिकोण से भिन्न नजरिए को स्वीकार नहीं करते लोग। कहा, झूठी खबर के दौर में सच हुआ पीड़ित, लोगों के पास सब्र और सहिष्णुता की कमी। इंडोनेशिया के जकार्ता तेल भंडारण डिपो में भीषण आगजनी में 17 लोगों की मौत और 50 घायल। जांच अधिकारियों ने मृतकों की संख्या बढ़ने की जताई आशंका। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से आगाज। गुजरात जॉयंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा पहला मैच। 26 मार्च तक चलने वाले टूर्नामेंट में खेले जाएंगे कुल 22 मैच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान करेंगी। ये सम्मान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल अभियान की श्रेणी में दिए जाएंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान की शुरुआत करेंगी। इसका मुख्य विषय है पेयजल के लिए सतत स्रोत। वो जल शक्ति से नारी शक्ति नामक एक वीडियो और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति इस पुस्तिका का लोकार्पण भी करेंगी। इस पुस्तक में स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों की कहानियां हैं। समारोह में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कई केंद्रीय मंत्री, सरकारी अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए क्वाड देशों ने संयुक्त बयान जारी कर पैसिफिक देशों के प्रति अपने खुले समर्थन का ऐलान किया। क्वाड देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक कार्य समूह के गठन का ऐलान किया। वक्तव्य में कहा गया कि क्वाड क्षेत्रीय और वैश्विक बेहतरी के लिए एक शक्ति के रूप में काम करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुए। संयुक्त बयान में नेताओं ने स्वतंत्रता, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और भारत प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि के सिद्धांतों को समर्थन देने की बात दोहराई। यूक्रेन रूस युद्ध पर कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप यूक्रेन में व्यापक, उचित और स्थायी शांति की आवश्यकता है। नेताओं ने कहा कि क्वाड के सदस्य देश कोरिया प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रति वचनबद्ध हैं। नेताओं ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी स्वरूप और आकार की निंदा की। उन्होंने आतंकवाद की प्रॉक्सी के इस्तेमाल की निंदा की और आतंकी संगठनों के लिए किसी प्रकार के लॉजिस्टिक, वित्तीय और सैन्य समर्थन से इनकार करने के महत्व पर जोर दिया। चीन का नाम लिए बिना विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकियों को सूचीबद्ध करने में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। The interest in the Quad, the enthusiasm for it, the willingness to work with it are growing. But at the end of the day, the Quad is the Quad. The Beatles didn't take, they did keep Pete Best out. Correct. The serious point is that when we look at what can we do, and I'm again using maritime security as the easiest example, that there was a time, after 2004, when we all worked together, we understood the value of what today we call the LEMOA. That, the moment we get logistics, access to each other, that somewhere our ability to operate actually multiplies.
In the initial years, it was difficult. So when we talk about a changing world, among the changes is we ourselves have changed. Our attitude towards the world has changed, our understanding and comfort levels with each other has also changed. रायसीना डायलॉग का आज तीसरा और आखिरी दिन है। रायसीना डायलॉग में शुक्रवार को अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हम कभी भी एक दूसरे देश को किसी अन्य देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते। रूस हमेशा देशों को साथ में लाने की बात करता रहा है। उन्होंने कहा कि हर कोई पूछ रहा है कि रूस कब बातचीत के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कोई नहीं पूछता कि वो कब बातचीत करने जा रहे हैं। If you believe that the United States has the right to declare a threat to its national interest any place on earth, like they did in Yugoslavia, in Iraq, in Libya, in Syria, 10,000 miles across the Atlantic Ocean, and they have the right to do so, and you don't ask them any questions, and Russia, not just overnight, like they did in Iraq and elsewhere, but for more than 10 years, warning them, guys, you are doing something which is going to be very bad. But I think the question has been asked. One second. Not across the ocean, but just on our borders, on the territories where the Russians lived for centuries and centuries and centuries. So, if it is not a double standard, then I am not a minister, The Quad is trying to bring together not only governments, but academia and other experts to look at where we might collaborate together on new technology, on innovation, and whether that has benefits in other areas remains to be seen. But clearly, our four countries in particular are very well placed to increase in a variety of ways our collaboration on emerging technology and on innovation, and that's something that we'll also do through the Quad. भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि झूठी खबर के दौर में सच पीड़ित हो गया है और सोशल मीडिया के प्रसार के साथ ही हालात ऐसे बन गए हैं कि कई बार जो कुछ कहा या सुना जाता है उसकी तार्किक आधार पर कभी पुष्टि नहीं की जा सकती। दिल्ली में अमेरिकन बार एसोसिएशन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 में लॉ इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कन्वर्जेंस ऑफ इंडिया एंड वेस्ट इस विषय पर संबोधित करते हुए CJI ने कहा कि हम ऐसे युग में रहते हैं जहां लोगों के पास सब्र और सहिष्णुता की कमी है, क्योंकि वे ऐसे नजरिए को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं जो उनके दृष्टिकोण से भिन्न हो। CJI ने प्रौद्योगिकी और न्यायपालिका द्वारा खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान इसका इस्तेमाल न्यायिक पेशे के सामने आने वाले मसले और अधिक महिला न्यायाधीशों समेत विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। टॉप न्यूज में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। अंतर्राष्ट्रीय खबरें और आर्थिक जगत से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अब नजर डालते हैं आज की टॉप 10 बड़ी खबरों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस, सिंगापुर, ओमान, स्लोवेनिया और मालदीव के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान द्विपक्षीय मुद्दों में व्यापार, कनेक्टिविटी और वैश्विक घटनाक्रम के साथ ही आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 5 बजे नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में विभिन्न देशों की विदेश नीति विशेषज्ञों, राजनेताओं और सांसदों के चुनिंदा समूह के साथ संवाद करेंगे। नड्डा इस अवसर पर बीजेपी के इतिहास, संघर्ष, सफलता, विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में बीजेपी और सरकार के योगदान पर बातचीत करेंगे। नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी NDPP के विधायक दल ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को निर्विरोध अपना नेता चुन लिया है। विधायक दल की बैठक कोहिमा में पार्टी के मुख्यालय में आयोजित की गई। सदस्यों ने रियो को अपना नेता अनुमोदित किया और नई सरकार के गठन का अधिकार उन्हें दे दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 6 पुलिसकर्मियों को सदन में बुलाया और लगभग 2 दशक पहले एक विरोध प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन भाजपा विधायक सलिल बिश्नोई और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज करने के लिए 1 दिन के कारावास की सजा सुनाई।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया दिल्ली में प्रगति मैदान के हॉल 5 में दोपहर 1 बजे इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी भारत की वैक्सीन विकास गाथा पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के सरायकेला में ASDC द्वारा आयोजित मेगा रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। बड़ी संख्या में नौकरी प्रदान करने का ये कार्यक्रम झारखंड में छात्रों और ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन सिद्ध होगा। दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जल्द ही देश भर में अपने डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने परिसर में एक रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण की सुविधा स्थापित करेगा। पंजाब सरकार आज से 11 मार्च तक विदेशी प्रशिक्षण के लिए राज्य के 30 स्कूल प्रधानाचार्यों के दूसरे समूह को सिंगापुर के विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में भेजेगी। 36 प्रधानाचार्यों के पहले समूह ने 6 फरवरी से 10 फरवरी तक सिंगापुर में एक पेशेवर शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया था। महाराष्ट्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतनमान में वृद्धि करने का फैसला किया है, जिसमें सेविकाओं को 20% और सहायिकाओं को 10% अधिक वेतन दिया जाएगा। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया 2047 का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री युवा उत्सव के डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 31 मार्च 2023 तक युवा शक्ति का उत्सव मनाने के लिए देश भर के 150 जिलों में युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा। टॉप 10 के बाद अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक तेल भंडारण डिपो में भीषण आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तेल भंडारण डिपो सरकारी कंपनी का है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी जकार्ता में सरकारी ऊर्जा कंपनी पेर्तामेना के तेल डिपो में भीषण आग लगने के बाद आसपास के लोग दहशत में आ गए। प्रशासन ने आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया था। उत्तरी जकार्ता के अग्निशमन विभाग ने कहा कि आग में 2 बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 50 अन्य घायल हो गए। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। नाइजीरिया के नाइजर डेल्टा क्षेत्र में एक अवैध तेल रिफाइनरी में धमाका और आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई। हालांकि स्थानीय अधिकारियों की माने तो मरने वालों की संख्या और अधिक हो सकती है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक दक्षिणी राज्य के एमुहा परिषद क्षेत्र में जब अवैध रिफाइनरी संचालक तेल चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, तब एक पाइपलाइन के पास विस्फोट हुआ। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस बात के संकेत मिले हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड और शीर्ष यूरोपीय कानूनी अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध के मुद्दे पर बात की। ज़ेलेंस्की ने रूस पर युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियोजन चलाने की अपील की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियोजन का सामना करना होगा। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम अपने वीडियो संबोधन के दौरान पश्चिमी यूक्रेनी शहर लिवीव में बैठकों की घोषणा की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय रूसी युद्ध अपराधियों को दंडित करने में सफल हो। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए एक बार फिर हाथ बढ़ाया है। बाइडेन प्रशासन की ओर से युद्ध के लिए $400 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया गया है। नए सैन्य सहायता पैकेज में टैंक और बख्तरबंद वाहनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जरूरी अस्थायी पुलों सहित गोला बारूद शामिल है। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के 1 साल पूरा होने से ठीक पहले 20 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव पहुंचकर सभी को चौंका दिया था। उन्होंने यूक्रेन पहुंचकर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ये बातचीत उन्हें जीत के और करीब ले जाएगी। अमेरिका में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। अपने प्रचार के दौरान उन्होंने एक बार फिर चीन पर निशाना साधा है। निक्की हेली ने
सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के रूप में नारा लगाते हुए कहा कि कम्युनिस्ट चीन सबसे मजबूत और सबसे अनुशासित दुश्मन है जिसका अमेरिका ने सामना किया है। कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस के संबोधन के दौरान निक्की हेली ने अमेरिका की विदेश नीति पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। निक्की हेली ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को उन देशों की सहायता नहीं करनी चाहिए जो उनसे नफरत करते हैं। उन्होंने हाल ही में हुए जासूसी गुब्बारे की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि चीन अमेरिकी आसमान की ओर देखेगा। ये एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर व्हाइट हाउस के डॉक्टरों ने एक बड़ा खुलासा किया है। व्हाइट हाउस के चिकित्सक ने कहा कि पिछले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन के सीने से हटाए गए घाव में कैंसर का बेसल सेल था। डॉक्टर ने कहा कि जैसी उम्मीद की जा रही थी, बायोप्सी ने पुष्टि की कि छोटा घाव बेसल सेल कार्सिनोमा था। उन्होंने कहा कि सभी कैंसर कोशिकाओं को सफलतापूर्वक हटा दिया गया है। अब उन्हें किसी इलाज की जरूरत नहीं है। So basal cell carcinoma is probably the most common diagnosis that we are making in dermatology as far as skin cancer is concerned on a day-to-day, minute-to-minute basis. It accounts for about 90% of the skin cancers being diagnosed, and it's detected on skin examination, typically in sun-damaged, sun-exposed areas of the skin of fair-skinned individuals. विश्व बैंक ने कहा कि सीरिया में पिछले महीने आए भीषण भूकंप से करीब $5.1 अरब का नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भूकंप की वजह से सीरिया में करीब 6,000 सहित कुल 50,000 लोग मारे गए हैं। वहीं हजारों लोग अभी भी लापता हैं और कई लोग बेघर हो गए हैं। शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में विश्व बैंक का कहना है कि सीरिया में नुकसान का स्तर देश के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 10% है। बता दें कि इस प्राकृतिक आपदा के कई दिन बाद अभी भी सीरिया और तुर्की सामान्य स्थिति में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक बार फिर विकल्प दिया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से एक आदेश में ये बात सामने आई है। इस विकल्प का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे, जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किया गया था। वे केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक 31 अगस्त 2023 तक कर सकते हैं। इस संबंध में विभिन्न संदर्भों और अदालती फैसलों के बाद यह कदम उठाया गया है। सोना और ज्वेलरी खरीदने और बेचने वालों के लिए ये एक बड़ी खबर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले सोने के गहने नहीं बिक सकेंगे। उपभोक्ता मामले के विभाग ने कहा कि उपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। नए नियम लागू होने के बाद 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। इसके बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। इसके साथ ही 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के लिए करीब 1.5 साल पहले कवायद शुरू की थी। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबर की। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL क्रिकेट टूर्नामेंट आज से मुंबई में शुरू होगा। DY पाटिल स्टेडियम में पहले मैच में आज गुजरात जॉइंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इस लीग में 5 महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। 26 मार्च तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 22 मुकाबले खेले जाएंगे। सभी टीमें लीग स्टेज में एक दूसरे के साथ 2-2 मुकाबले खेलेंगी। प्लेऑफ्स में 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पहला मुकाबला एलिमिनेटर और दूसरा फाइनल के रूप में खेला जाएगा। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 4 मार्च से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ।
मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 4 मार्च साल 1883 को दरबान सिंह नेगी का जन्म अविभाजित उत्तर प्रदेश में चमोली जिले के कफरतीर गांव में हुआ था, जो आज उत्तराखंड में स्थित है। इन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च वीरता सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के 6 वीरों को ब्रिटेन के सर्वोच्च वीरता सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दरबान सिंह फ्रांस में 39वीं गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन में नायक के पद पर तैनात थे। उत्तराखंड के लैंसडाउन में स्थित गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट म्यूजियम का नाम दरबान सिंह नेगी के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। 4 मार्च साल 1939 को लाला हरदयाल माथुर का अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रहस्यमय ढंग से निधन हुआ। वो एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी का गठन किया। अपने राजनीतिक और देशभक्ति के योगदान के अलावा लाला हरदयाल ने साहित्य के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। बौद्ध संस्कृत साहित्य पर उनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके सरल जीवन और बौद्धिक कौशल ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने के लिए कनाडा और अमेरिका में रहने वाले कई प्रवासी भारतीयों को प्रेरित किया।